राजस्थान के पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहा है उसमें तीन बहुत बड़े डेवलपमेंट्स थे। पहले राजस्थान के जो स्पीकर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने पिटीशन को विड्रॉ किया था। उसके बाद हमने देखा कि गवर्नर अभी भी अशोक गहलोत के रिक्वेस्ट को नहीं मान रहे कि लेजिस्लेटिव असेंबली को समन करो 31 जुलाई से। तीसरी जो डेवलपमेंट ये है कि राजस्थान के हाई कोर्ट ने बोला कि बीजेपी लेजिस्लेटर, बीजेपी के विधायक के पिटीशन को वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जिसमें उन्होंने बीएसपी के जो 6 एमएलएस पिछले साल कांग्रेस के साथ मर्ज करके ज्वाइन कर गए थे, उसने चैलेंज किया था। उन्होंने बोला ये कानून के खिलाफ है। वो राजस्थान हाईकोर्ट में उन्होंने पिटीशन लगाया था, बीएसपी भी उसके साथ आ गए थे। पर अब राजस्थान हाईकोर्ट ने बोला कि ये पिटीशन गलत है और इसको डिसमिस कर लिया। पर ये जो तीन डेवलपमेंट है, ये तीनों इसमें जो तीन लीगल इश्यूज इन्वॉल्व है वो अभी भी चलते रहेंगे और इस पूरे क्राइसिस में बहुत बड़े बहुत अहम होंगे। और शायद से इनके बेसिस पे हम देखेंगे कि क्या अशोक गहलोत के जो कांग्रेस गवर्नमेंट है राजस्थान में वो बच पाएगा या नहीं। तो अभी देखते हैं पहला इशू क्या है। पहला इशू ये है कि राजस्थान या कोई भी स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट में जो स्पीकर है उसका पावर जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वो उसमें क्या क्या आ जाता है। क्योंकि यहां पे जो कोर्ट कचहरी में जो शुरू हुआ था वो इसीलिए शुरू हुआ था क्योंकि सचिन पायलट और उसके 18 एमएलए जाके राजस्थान हाईकोर्ट में बोल रहे थे कि देखो हमें ये डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस मिले स्पीकर से, ये कानून के खिलाफ है, ये गलत है और इनको क्वॉश कर दिया जाए। अब वो डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस में क्या था, उसमें स्पीकर ने ये नहीं बोला था कि आप सब जो एमएलए हो आप सब डिस्क्वालिफाई हो गए। उन्होंने बोला कि आपको हमें रीजंस बताने पड़ेंगे, आपको हमें समझाना पड़ेगा कि आपको डिस्क्वालिफाई क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोल रहे कि आपने एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इंडल्ज किया, आपने कांग्रेस पार्टी के जो मेंबरशिप है उसको छोड़ दिया। अब अपना मेंबरशिप पार्टी के मेंबरशिप छोड़ना एक ग्राउंड होता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ में, और ये देखते हैं हम संविधान के 10वीं शेड्यूल में। अब उसमें पैराग्राफ 21A में लिखा है कि एक ग्राउंड होता है कि अगर आप अपने पार्टी के मेंबरशिप छोड़ रहे हो तो उस पे बेसिस पे स्पीकर आपको डिस्क्वालिफाई कर सकता है। पर ये नहीं होता कि बस आपको रेजिग्नेशन लेटर देना है। अगर आपने आपके कॉन्डक्ट से, अगर जो आप कर रहे हो, जो आप और भी चीजें आपके कॉन्डक्ट से अगर इन्फर हो सकता है, अगर स्पीकर रीजनेबली देख के बोल सकता है कि हाँ ये लग रहा है कि आपने पार्टी मेंबरशिप छोड़ दिया, तभी भी आप डिस्क्वालिफाई हो सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले से बोला। अब इशू यहां पे ये है कि अभी तक स्पीकर ने डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने इनको डिस्क्वालिफाई नहीं किया, बस अभी तक इनको शो कॉज नोटिस भेजा। तो अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के स्पीकर और उनके और जो अशोक गहलोत गवर्नमेंट के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोर्ट अभी इस मामले में कोई भी रोल नहीं ले सकते, वो इसको एनालाइज नहीं कर सकते, वो कोई सवाल नहीं उठा सकते। जब स्पीकर डिसीजन लेगा उसके बाद कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट की एक पुराना जजमेंट है कियोटो हॉलोवन 1992 में, उसमें 5 जज ने बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उन्होंने बोला था कि जो स्पीकर का डिसीजन है वो स्पीकर के वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर ही यहाँ पे डिसीजन ले सकता है। पर अगर स्पीकर ने डिसीजन ले लिया तो फिर उसके बाद जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब सचिन पायलट कहता है कि नहीं, ये तो मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, मैं यहाँ पे पार्टी को नहीं छोड़ रहा हूं, मैं बस अपने डिसएग्रीमेंट को, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दिखा रहा हूं, डिसेंट दिखा रहा हूं, इसके वजह से आप मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। पर सवाल ये है कि चाहे ये इंपॉर्टेंट इशू है, हाईकोर्ट ने बोला इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का इशू है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, क्या कोर्ट्स इस टाइम पे इन्वॉल्व हो सकते हैं या नहीं, और ये काफी बड़ा इशू है, अभी हाईकोर्ट में चलता जाएगा, शायद से फिर से सुप्रीम कोर्ट में भी वापस आएगा, क्योंकि स्पीकर ने अभी विड्रॉ किया है पिटीशन पर उन्होंने बोला कि अभी हम वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी उनको दूसरे हाईकोर्ट के ऑर्डर से अपील करना है, क्योंकि हाईकोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर फिर से भेज दिया, लगा दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि स्पीकर अभी तक डिस्क्वालिफिकेशन पे डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये स्पीकर के डिस्क्रेशन पे एक रोक है जो कांग्रेस के लॉयर्स कहते हैं ये गलत है संविधान के बेसिस पे और सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स के बेसिस पे। दूसरी बड़ी इशू यह है कि क्या गवर्नर अशोक गहलोत के रिक्वेस्ट को नहीं मान सकते, जब अशोक गहलोत और उसके काउंसिल मिनिस्टर जो कैबिनेट है बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे असेंबली सेशन को समन करो
31 जुलाई से, क्या गवर्नर इस पे सवाल उठा सकते हैं? जैसे अभी वीकेंड को वो बोल रहे थे कि कोरोना वायरस पैंडेमिक है, अभी क्या सेशन लगा सकते हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगा? फिर से अशोक गहलोत ने बोला कि नहीं, आप असेंबली को समन करो। उन्होंने अब बोला कि अच्छा 21 दिन का के नोटिस दे दो, आप सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या मेजर्स ले रहे हो, क्या आप ट्रस्ट वोट कराने वाले हो? अब आपको लग सकता है कि ये ठीक है, ये सवाल खराब तो नहीं है, रीजनेबल है, जो समझ के ही पूछे होंगे। और पर प्रॉब्लम ये है कि गवर्नर के पास क्या ये पावर होता है कि वो ऐसे सवाल उठा भी सकता है इस टाइम पे? और अगर हम कानून को देखें तो ये नहीं है, क्योंकि दो चीजें देखने पड़ेंगे, संविधान को देखो और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखो। संविधान में लिखा है कि गवर्नर, जो राज्यपाल है, वो उनको अपने कैबिनेट के एड एंड एडवाइस को फॉलो करना है, जो वो उनको एडवाइस देते हैं, जो उनको सलाह देते हैं, उसको उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखें, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि जब ये इशू है कि असेंबली को समन करो या नहीं, उन्होंने 2 बार, शमशेर सिंह जजमेंट 70s में और नाबिम रबिया जजमेंट 2016 में, उन्होंने बोला कि हाँ, इन सिचुएशंस में गवर्नर को अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह को फॉलो करना है, उसमें इनका कोई डिस्क्रेशन नहीं है। तो यहां पे जो राज्यपाल कलराज मिश्रा कर रहे हैं, ये गलत लग रहा है कानून पे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखो या संविधान को देखो। और ये भी अब शायद से कोर्ट में पहुंच पाएगा अगर वो असेंबली सेशन नहीं करते जाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ट्रस्ट वोट करा के दिखाए कि उनका सपोर्ट है एमएलएस के असेंबली में। तीसरी बड़ी इशू तो ये है जो वो बीएसपी एमएलएस वाला मर्जर, जैसे हमने बताया था, वो उसमें इशू आ जाता है। क्योंकि अगर हम मर्जर के बारे में देखें, एक तो बीजेपी के लेजिस्लेटर ने जाके केस फाइल किया था, उसको डिसमिस कर लिया, पर अब बीएसपी जो मेन पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, उन्होंने एक व्हिप भेजा है। जो आपको पता होता है, एक व्हिप एक टेक्निकल चीज होता है जहां पे पार्टी बोलते हैं कि अच्छा आपको ये फॉलो करना है और आपका कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने व्हिप भेजा है ये 6 एमएलएस को, कह रहे हैं कि आपका जो पुराना जब आपने मर्जर किया था वो कानून के खिलाफ था, क्योंकि पार्टी ने नहीं बोला था कि आप कर सकते हो, हमने एक्चुअली आपको ये ऑथराइजेशन नहीं दिया था, आपने खुद स्टेट लेवल पे किया है, और इसलिए आपको अभी जब जो भी हम बोल रहे हैं कि आप जाके अशोक गहलोत की गवर्नमेंट के खिलाफ वोट करो, आपको करना पड़ेगा। अब यहां पे अगर हम संविधान को देखें, 10th शेड्यूल में, 10वीं शेड्यूल में पैराग्राफ 4 में ये मर्जर्स के बारे में बात होता है, और इसमें वो बोलते हैं कि अगर जब आप देख रहे हो कि मर्जर हुआ है या नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या लेजिस्लेचर पार्टी के 2/3 के मेजॉरिटीज के 2/3 के जो परसेंटेज है, जो प्रोपोर्शन है, अगर उन्होंने जाके अग्री किया कि हाँ हम जाके दूसरे पार्टी के साथ मर्ज करेंगे, उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तब मर्जर हो जाता है। और अगर ये मर्जर है तो फिर वो एंटी वोट डिफेक्शन लॉ में नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर पार्टी का जो डेफिनेशन है कि वो ये है कि जो उस सभा है, यहाँ पे जो राजस्थान की जो विधानसभा है, उसमें जितने बीएसपी एमएलएस इलेक्ट हो गए थे 2018 में, उनके नंबर से देखना पड़ेगा कि क्या उनके 2/3 ने माना है कि कांग्रेस को ज्वाइन कर या नहीं। ये इसका यहाँ पे मतलब ये कोई नहीं है कि मायावती कह रहे हैं, पार्टी हाईकमांड जो नेशनल लेवल पे है, उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो ये अगर हम संविधान को देखें, यहाँ पे कुछ नहीं आ जाता है, पर बीएसपी शायद से इसको इशू बना सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इस मामले में एक्चुअली कोई जजमेंट नहीं दिया है, ये एक्चुअली वहां पे इशू बन सकता है। तो ये हो गए आपके 3 बड़े इश्यूज जो चलते रहेंगे इस हफ्ते में, और शायद से और भी हफ्ते में इस राजस्थान के पॉलिटिकल क्राइसिस में। क्विंट को फॉलो करते रहिए सब अपडेट्स के लिए।